नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का दोस्तों एक बढ़िया बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है, एक नया चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम बोलते हैं प्यार से SHM दोस्तों। ठीक है, एक छोटा सा सरनेम होता है ना, APGP QP SP, तो इसका भी एक नाम है दोस्तों SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसे हम बेसिकली वन शॉट में कवर करेंगे। सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ डिटेल में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। चलिए आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो पे बात करते हैं। ठीक, जैसे कि आपको पता है, नए पे जाते ही तो हम क्या करेंगे, पहले ताला को तोड़ेंगे, फिर जादू से इसे जूम कर देंगे। ये लीजिए, जूम हो गया। तो अब हम बात करेंगे किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोस्तों, SHM। बेसिकली SHM क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो SHM बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किसके बारे में, मोशन के बारे में। मोशन बेसिकली दोस्तों दो तरह का होता है, एक पेरियोडिक मोशन होता है, एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब बात करेंगे पेरियोडिक मोशन क्या होता है। पेरियोडिक मोशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो रिपीट हो रहा है उसका, वही होता है पेरियोडिक मोशन। तो ठीक है, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है, आ जाएगा अगर यहाँ नहीं आया है तो। देखिए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लीजिए एक क्या हुआ, आप लीजिए स्टोन, एक पत्थर लीजिए और उसे एक धागे से बांध दीजिए और फिर ये घुमाइए जाए तड़ातड़ तड़ातड़। और साए साए जब घुमाएंगे, जो वहां पे लगातार घूम रहा है दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी एक तरह का क्या है आपका, सॉरी, पेरियोडिक मोशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, एन इंसेक्ट क्लाइंबिंग वॉल एंड फॉलिंग डाउन एज अ सोन। जैसे यहाँ पे देखिए, एक इंसेक्ट है, मान लीजिए एक इंसेक्ट है, वो चढ़ रहा है, फिर यहाँ पे स्लीप हो जा रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर स्लीप हो रहा है, चढ़ रहा है, स्लीप हो जा रहा है। तो ये भी एक तरह का आपका पेरियोडिक मोशन होता है। या आप कह सकते हैं मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल, मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल। ठीक है, वो भी एक तरह का पेरियोडिक मोशन होता है। या मोशन ऑफ प्लैनेट दोस्तों, यहाँ पे प्लेन लिखा हुआ, यहाँ पे प्लैनेट होगा, प्लैनेट अराउंड द सन। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक होता है सन, अपना अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी में एक होता है सन, उसके अराउंड घूमते हैं सारे प्लैनेट्स। ठीक है, अब यहां से जब देखेंगे, थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ थोड़ा तेजी से घूमेगा, फिर यहाँ पे आएगा, थोड़ा धीमे 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 धीमे, फिर आएगा तेजी से, यहाँ पास होगा, फिर तेजी से ऐसे जाएगा। तो ये एक पाथ फॉलो कर रहा है दोस्तों, जहां से शुरू किया वहीं पे फिर आ रहा है। ये भी एक तरह का क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पेरियोडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको याद रखना पड़ेगा। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से डे नाइट होता है। एक तरफ रोटेट करेगा, फिर एक तरफ रोटेट करेगा, तो डे एंड नाइट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये भी एक तरफ क्या हुआ आपका दोस्तों, ऐसे से रोटेट कर रहा है, फिर ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे से रोटेट करके ऐसे से रोटेट करके आगे बढ़ता जा रहा है। ये भी एक तरह का आपका क्या है, पेरियोडिक मोशन हो रहा है। और मोशन ऑफ पेंडुलम भी एक तरह का पेरियोडिक मोशन होता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, अपना सेकेंड मोशन की, जिसका नाम है दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है, ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन को दोस्तों हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। बेसिकली ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। बेसिकली ये मेरा पेन मान लीजिए पेंडुलम है, कुछ इस तरह होता है, समझ रहे हो। टू एंड फ्रो मोशन आपको वहां पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा अगर तेज तेज करें तो आप ध्यान से देखिए, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा, समझ रहे हो। ये एक टू एंड फ्रो मोशन होता है। या इसे बोलते हैं बैक एंड फ्रोथ मोशन, या अप एंड डाउन मोशन। अप एंड डाउन मोशन ये ऐसे भी होता है, ये भी क्या है, एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन होता है दोस्तों। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू हो रहा है जहां मोशन, वो होता है आपका
ऑसिलेटरी मोशन, और एक रिपीटिशन में जो हो रहा है वो आपका होता है पीरियोडिक मोशन। ये आपके दिमाग में, भेजे में, ब्रेन में, जहां हो सके वहां घुसाओ, लेकिन यहाँ पे हो सके तो घुसा लो ना, ठीक है, खासकर अपने ब्रेन में। ठीक है, आइए बात करते हैं अबाउट फिक्स्ड पॉइंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दोस्तों, एक फिक्स्ड टाइम और रेगुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो ऐसे मूव ऑन कर रहा है। आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। दूसरा है, दूसरा पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट इज कॉल्ड मीन पॉइंट। दोस्तों, वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए एक वॉच का पेंडुलम है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे जाता है ऊपर, ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे इसका जो यहाँ पे बेस वाला पॉइंट है, ये इसका एक मीन पोजीशन हो गया। पहले यहाँ गया, फिर ऐसे आया यहाँ पे, फिर यहाँ गया, ऐसे आया यहाँ पे, फिर यहाँ गया, ऐसे आया यहाँ पे, फिर ऐसे गया। तो ये जो इसका ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक मीन पोजीशन हो गया, समझ गए? इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं दोस्तों। उस इक्विलिब्रियम के पोजीशन या मीन पोजीशन के अराउंड जो मूव कर रहा है, इसे भी, इस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम, जैसे कि मोशन ऑफ पेंडुलम एक तरह का एग्जाम्पल है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? स्प्रिंग मास सिस्टम भी आपका एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम बेसिकली एक स्प्रिंग होती है, उससे मास लटका देते हैं। अब क्या होता है, जैसे पहले स्प्रिंग होती है, उसे थोड़ा सा तान दो, फिर शू 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 शू, और तानने के बाद जब छोड़ोगे तो शू 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 ऐसे घूमेगा, साई 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 साई। ये भी एक तरह का क्या हुआ है? आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया दोस्तों। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये डिफरेंस समझ गए, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन। आइए आपको एक जो इंपॉर्टेंट लाइन या कह सकते हो असर्शन रीजन या कह सकते हो स्टेटमेंट बाय बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकता है, उससे रूबरू कराते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि फॉल्स है कि गलत है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स है। दोस्तों, पूछता है कि बताता है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस। बेसिकली ये सही बात है दोस्तों। सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, लेकिन 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 दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है दोस्तों। बेसिकली जो प्लैनेट है अपना अर्थ मान लीजिए, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ये एक पीरियोडिक मोशन है। क्या इसे हम ऑसिलेटरी मोशन काउंट करेंगे? नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, बेसिकली ये एक पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन सिंपल पेंडुलम ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन इसे हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होगे दोस्तों। अगर यहां तक समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। बेसिकली अब हम बात करेंगे दोस्तों, बेसिकली ये चैप्टर का नाम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इस चैप्टर में दोस्तों बेसिकली हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सिंपल टर्म से पे पढ़ने में, सिंपल भाषा में बात करेंगे ऑसिलेशन की। समझ गए? हम पीरियोडिक वाली बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम बात करेंगे ऑसिलेशन की। जो इसमें मेन मेन पॉइंट है उसकी बात कर रहे होंगे, सारे एग्जाम्पल, सारे फॉर्मूले, सब कुछ। आइए देखते हैं क्या है ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन, या इसे हम बोलते हैं प्यार से एसएचएम दोस्तों। ठीक है, एसएचएम। अब दोस्तों इसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक में, क्या एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स की पावर एन। एन जो होता है यहाँ पे, अगर बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, अगर ऑसिलेटरी मोशन लार्ज हो गया तो उसके लिए नहीं वैलिड है। सिर्फ एन जहाँ पे एक्स एन यहाँ पे वन ले लिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक्स पावर एन जो है, यहाँ पे एन की वैल्यू वन लिया है। ये जो होता है, ये वन जो होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लिया गया है बेसिकली दोस्तों। समझ गए? और हम आपको पहले से ही बता गए हैं जो के की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, वो हम करते हैं के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर दोस्तों। एम ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फ्रो जो मोशन हो रहा है, एक एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम पोजीशन आते हैं, दो एक्सट्रीम पोजीशन आता है, एक मीन पोजीशन आता है। क्या एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है और मीन पोजीशन क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए पेंडुलम है, ये यहाँ गया, इसका मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये इसका एक पहला एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, फिर इसका बीच में आया, तो ये जो बीच में आया यहाँ पे आया, तो ये इसका मीन पोजीशन हो गया। फिर ये अपने इस तरफ जाता है, इस तरफ ये इसका मैक्सिमम पोजीशन हो गया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, समझ गए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एफ बराबर माइनस के एक्स होता है, एक्सट्रीम पोजीशन एफ बराबर माइनस के एक्स। लेकिन मीन पोजीशन पे एक्स बराबर जीरो होता है। मीन पोजीशन मतलब जो मीन पोजीशन का एम्पलीट्यूड होता है वो जीरो होता है, तो वहां पे फोर्स बराबर जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं। ठीक है, आइए आपको एक पॉइंट से रूबरू कराते हैं। क्या है पॉइंट दोस्तों? जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ मोशन होगा। गजब का पॉइंट है दोस्तों। ये कह रहा है जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगा उसी तरफ आपका मोशन होगा। लेकिन अगला पॉइंट इससे भी जानदार है, क्या बोल रहा है? फोर्स इज ऑलवेज, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टू द मीन पोजीशन दोस्तों। तो बेसिकली जो फोर्स यहाँ जा रहा है ऐसे ही इस तरफ, फिर ये इधर की तरफ जो आ रहा है, इसे जो कॉज करने इसलिए कि इस ये मतलब पीछे क्यों आ रहा है, बेसिकली फोर्स जो है मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ भी यहाँ मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो मतलब फोर्स जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली दोस्तों। फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन मीन पोजीशन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक अपना लास्ट पॉइंट है, रिस्टोरिंग फोर्स इन अपोजिट, रिस्टोरिंग फोर्स इन अपोजेस पार्टिकल ऑफ मोशन। ये तो गलत बात हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स अपोज करता है पार्टिकल ऑफ मोशन को, गलत बात है दोस्तों। पार्टिकल ऑफ मोशन को अपोज नहीं करता है। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। यहाँ पे दोस्तों दिख नहीं रहा है अपोजेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टिकल अपोजेस पार्टिकल मोशंस, ये लिखा हो बेसिकली दोस्तों, तो ये गलत बात हो जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों जो पॉइंट आपको ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर उसे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए स्टॉप मार्क पॉइंट है, क्या है? जिस तरफ, क्या है दोस्तों? जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होगा। गजब बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा बेसिकली वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। मान लीजिए ये मेरा जो चेस्ट रीजन है वो मीन पोजीशन है, तो ये जो जिस तरफ ये एक फोर्स का एक्सट्रीम पोजीशन, एक फोर्स का जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ आपका एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। एक्स ऑलवेज मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है दोस्तों वो हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है? ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही है दोस्तों, कहाँ से मेजर किया जाता है? मीन पोजीशन से। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे अपना बहुत बढ़िया सा शानदार सा टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एसएचएम एंड बेसिक टर्म रिलेटेड टू एसएचएम। बेसिकली जो कॉमन कॉमन टर्म्स दिए हैं एसएचएम के रिगार्डिंग उससे हम बात करते हैं। ठीक है, तो एसएचएम में पहला टर्म आता है दोस्तों एम्पलीट्यूड। क्या होता है आइए देखते हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जब एक पार्टिकल यहाँ से x इक्वल टू जीरो से चलता है, समझ लीजिए ये मान लीजिए कुछ इस तरह सा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑरिजिन आपका है, ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका मैक्सिमम है, और यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए। इस तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव एक्सिस, इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये दो एक्सिस होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जाना एक एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ से एक यहाँ तक जाना दूसरा एम्पलीट्यूड हुआ। तो ये एक मोशन का होता है। बेसिकली आप समझ गए ओके क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या आप ध्यान से देखिए। मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ एम्पलीट्यूड के बारे में और बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आसानी हो करने। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, इसे हम बना देंगे दोस्तों। सिंपल सी, अरे यार सिंपल सी लाइन नहीं बन रही है मेरे से, तो क्या बनेगा? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बना के रहूंगा। हाँ,
यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट दोस्तों, आई थिंक आई हैव प्रॉब्लम इन माई पेन्स, लेट इट फिक्स फर्स्ट। ओके, वेट फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ठीक है दोस्तों, बन गया है। अब यहाँ से मान लीजिए एक और इनका ग्राफ हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये अपना है मान लीजिए वाई एक्सिस, ये क्या है अपना एक्स एक्सिस। ठीक, मान गया ये होता ही है दोस्तों। इस वाई जो जे कैप की डायरेक्शन में, तो वहां वाई एक्सिस, जे एक्स आई के डायरेक्शन होता है, जो आई कैप की डायरेक्शन होता है वहां पे एक्स होता है। ठीक है, समझिए। अब यहाँ से जो मैं बता रहा था, यहाँ पे जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। इस पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, वही होता है आपका एक एम्पलीट्यूड। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बेसिकली इसे डिफाइन करते हैं टू टू पाई बाई ओमेगा से। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा जब निकालते हैं बेसिकली दोस्तों, वहां पे आता है फॉर्मूला रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन में वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली इसको डिराइव करके आता है, बस आपको याद रख लेना है। बेसिकली इस ग्राफ में अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लग रहा है, वो एक टाइम पीरियड होता है बेसिकली दोस्तों, समझ गए। ऑरिजिन से लेके यहाँ तक एक जो एक जो टाइम टेकन प्रोसेस है, वही होता है आपका टाइम पीरियड। आई होप समझ गए होंगे। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली इसे हम ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है, जैसे कि टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा होता है, तो इसका होता है ओमेगा बराबर टू पाई बाई टाइम पीरियड होता है। तो वन अपॉन टाइम पीरियड को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, या टू पाई एफ। इसे एफ जो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है। एसिलेशन मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे बात करते हैं एसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन। एसिलेशन कहाँ लगता है? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, जैसे अभी पढ़ के आए हैं। तो एसिलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास, ये आपको बेसिक टर्म पता होगा। और फोर्स का भी अभी नया फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, माइनस के इंटू एक्स अपॉन में एम। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है क्या, एम के को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एम से एम कट जाएगा, तो बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। आई होप समझ गए हो गई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ गए। तो समझ गए, तो यहाँ पे बेसिकली जो माइनस टर्म है, माइनस टर्म दिखा दे रहा है कि मीन पोजीशन टूवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए माइनस क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, एसिलेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक, बेसिकली एसिलरेशन जीरो कहाँ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आइए हम अपने पेज पे बात करते हैं एसिलरेशन जीरो कहाँ होगा। ठीक है, इसी पेज पे बात करते हैं दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ सीधी लाइन का। ठीक है, ये मैं इसको मान करता हूँ मीन पोजीशन है। ये अपना क्या है? मीन पोजीशन है। ठीक है, ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन है। ये भी अपना क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन होता है दोस्तों। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में इसकी वैल्यू ए मैक्सिमम होती है। क्या होती है? ए मैक्सिमम होती है, आपको भी याद होना चाहिए। एसिलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन में ए की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे ए की वैल्यू जीरो होती है दोस्तों। ठीक है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी दोस्तों यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ भी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी दोस्तों कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, समझ गए। अब कितनी मैक्सिमम होगी अभी मैं देख बताएंगे, लेकिन पहले इतना पता होना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होते हैं, मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी जो होती है, देख रहे हैं,
वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है या एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो जीरो होती है। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दोस्तों, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्स की वैल्यू देके कि बताइए वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। और मान लीजिए एक्स की वैल्यू ना दिए रहे, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाता है, वहां पे वेलोसिटी बराबर वहां मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए, ठीक है। और एट एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। बेसिकली समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो गया, यानी मीन पोजीशन मैक्सिमम दैट इज ओमेगा इंटू ए। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, या एक्सट्रीम पोजीशन या एक्स को एक्स लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। आई होप समझ गए ओके। अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा बराबर होता है, जैसे कि अभी मैं बताया, अंडर रूट में एक्स 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 टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। इसी इसी फॉर्मूले से बेसिकली डिराइव्ड हुआ है। एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन में वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होके। टाइम पीरियड में जब इस फॉर्मूले को रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब ये वाला पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ। कौन सा वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ओमेगा इंटू एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, जब हम शुरू में बात पढ़ाए थे दोस्तों आपको। या इसी को एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स। या इसी को ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में with respect to double differentiation of with respect to time। डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टाइम दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dv अपॉन में dt होता है, या v dv अपॉन में dx होता है, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम पे। समझ गए, आई होप समझ गए होगी। अगर इतना समझ गए तो आइए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों। एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो क्या होता है, ताला को तोड़ेंगे उसे जूम कर लेंगे। लीजिए जूम हो गया। अब हम कुछ दोस्तों पहले कुछ डिग्री और से हम लोग किसकी बात करेंगे, फाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 180 है, तो इसको फाई में अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, पाई। अगर थीटा बराबर, बेसिकली एंगल आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। आपको एंगल पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, आपको समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। अगर 180 ले रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लेते हैं थीटा, यहाँ पे लिखते हैं फाई, ठीक है। और एक क्रॉस सेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पे लेते हैं 180, यहाँ पे लेते हैं 90, फिर यहाँ पे लेते हैं 60 डिग्री का, 60 डिग्री का दोस्तों, डिग्री लगा देते हैं बेसिकली, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर यहाँ पे आता है अपना 45 डिग्री का, फिर आता है अपना 30 डिग्री का दोस्तों, ठीक। बेसिकली अब 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे इसका बराबर पाई होता है। कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, बेसिकली दोस्तों 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से देख पा रहे हैं 90 डिग्री ये होता है, तो यहाँ पे होता है पाई बाई टू होता है दोस्तों, पाई बाई टू होता है। अगर 60 डिग्री की बात कर रहे हैं बेसिकली दोस्तों, 60 डिग्री बेसिकली दोस्तों इसको निकालने का सबसे बेटर फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे चुका हूँ। या आप कैसे कर दीजिए, 180 डिवाइड बाई 60, 180 डिवाइड बाई 60 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसे करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से आपको क्या करना है, एंगल लिखना है 60 डिग्री और अपन में 180 से बाई पाई बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे करना है, ठीक है। 60 डिग्री है, 60 अपॉन में 3, यहाँ पाई बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपका 45 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
बेसिकली आप 45 डिवाइड बाई 180 डिग्री इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 180 से। यहाँ पे 45 तो यहाँ पे काटेंगे तो 15 या कैसे, और 5 से कटिए, 5 9 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो यानी कट जाएगा पाई बाई 4 दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 30 डिग्री कैसे आएगा, पाई बाई 6 दोस्तों, कितना, पाई बाई 6। इतना डिग्री तक इसका पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बेसिकली इसमें डायरेक्ट यूज होता है दोस्तों, ठीक है। अगर इतना याद हो गया है तो आइए बात करते हैं, इफ एस एच एम इज एन इन, या कह सकते हैं एस एच एम ऑन एक्स एक्सिस, अगर एस एच एम एक्स एक्सिस पे है या एस एच एम वाई एक्सिस पे है, तब क्या बात करते हैं, बेसिकली वहां पे डबल डिफरेंशिएशन उसका क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो होना चाहिए दोस्तों, उसका एक्सेलरेशन टर्म जीरो होना चाहिए दोस्तों। फिर y है तो डबल डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, टाइम टी प्लस ओमेगा स्क्वायर y बराबर जीरो होता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे जेड एक्सिस पे लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन है जेड टाइम का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन टाइम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इनटू जेड होता है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं इक्वेशन फॉर एस एच एम। लेट कंसीडर एस एच एम अलोंग एक्स एक्सिस। दोस्तों हम ये मान के चल रहे हैं जो एस एच एम है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। समझ गए, एस एच एम जो हो रहा है किसके अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। आप वाई एक्सिस के एक्सिस से भी मान सकते हैं, आप जेड एक्सिस के अलोंग भी मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन अभी मैं जो अज्यूम कर रहा हूं और आप भी जो अज्यूम करिए, बेसिकली वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही करिए, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है, एक्स बराबर जब सिंपल हार्मोनिक होता है दोस्तों, ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई होता है, एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है दोस्तों। एक्स बराबर ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई होता है, या इसी को लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कॉस की टर्म लिखना है तो ए बरा मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होता है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर वेलोसिटी की टर्म लिख रहे हैं तो दोस्तों इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, dx बाई dt कर देंगे तो वो आ जाता है वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसी को हम या इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाता है, ठीक है। तो आप वो अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। एसिलरेशन का फॉर्मूला ऐसे आ जाता है दोस्तों, जब एसिलेशन का डीवी बाई डी टी डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले इक्वेशन को तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाता है दोस्तों। समझ गए, एट फाइव बराबर जीरो पर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब एंगल जो होता है फाइव बराबर जीरो पे होता है तो कहाँ वहां पे क्या होगा, ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है, तो वी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी होता है, और एसिलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी होता है जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। समझ गए, आई होप समझ गए हो गए दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन इसके फॉर्म में आता है और एक क्वेश्चन आता है ग्राफ से रिलेटेड दोस्तों। मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह का, ए साइन ओमेगा टी का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका वेलोसिटी का पूछ सकता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी दोस्तों ओमेगा एक कॉस ओमेगा टी से लगाएंगे तो कॉस वाला टर्म थोड़ा सा ऊपर से आएगा, तो यहाँ से ऊपर से आएगा नीचे तरफ, तो वी ओमेगा वी बराबर होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और एसिलरेशन जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आएगा, तो लेकिन थोड़ा नीचे से आएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद गलत बना दिया है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे इसका ग्राफ आई थिंक सही बना है, सही बना है दोस्तों, यहाँ से आएगा ओमेगा ए साइन ओमेगा टी से, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए हो गए, समझ गए तो बढ़िया बात है। एट फाइव बराबर सॉरी एट फाइव बराबर पाई पेयर एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी होता है, वी इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी होता है जब 180 डिग्री हो जाता है तो, और ए बराबर होता है ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तब वहां पे अगर जब ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा दोस्तों, आप यहाँ से देखिए। हाँ बेसिकली दोस्तों ये जो डायग्राम मैंने बनाया है शायद गलत बन गया है,
बेसिकली यहाँ पे जो ये बनेगा, यहाँ से ही ईस्ट ऑरिजिन से ही बनेगा, ठीक है। ये ये एसिलेशन का बनेगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ये शायद गलत है, मैं श्योर, हाँ ठीक है, ये गलत हो सकता है दोस्तों, यहाँ से होगा, ये गलत है, ये वाला सही है दोस्तों। ऑरिजिन से पास होगा, नीचे से जाएगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैं इस माइनस ए साइन ओमेगा टी ले रहा हूँ तो ये नीचे से जा रहा है, और वेलोसिटी का लेंगे तो नीचे वाले एक्सिस से जाएगा। वेलोसिटी इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो वी बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से आएगा, ठीक है। और एसिलरेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे, एसिलरेशन आएगा तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आएगा, तो यहाँ ऊपर साइड से ऐसे आएगा, ठीक है। ऑरिजिन से इस तरफ से आएगा, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए, आइए बात करते हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट की, शानदार टॉपिक से दोस्तों, टाइम पीरियड की, ठीक है। इसे समझने के लिए बेसिकली हमको एक पेज लेना पड़ेगा। तो पेज क्या, आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पे हम समझा देते हैं, या हाँ इसी पेज पे समझा देते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। क्या समझाना है, आइए देखते हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे आप मेंशन करिए कि कौन सा मीन पोजीशन है। ये समझ लीजिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये भी क्या हो गया, आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो अब यहाँ पे दो टाइम, यहाँ से यहाँ तक का ये मान लीजिए ये है, ये एम्पलीट्यूड है। ये क्या है दोस्तों, आपका एम्पलीट्यूड होता है, एसिलरेशन मत समझिएगा, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड, और मान लीजिए मैं दिया ही नहीं हूँ, आप एक्सट्रीम पोजीशन समझिए। एक्स बराबर क्या है, ए होता है, ए पॉजिटिव का, यहाँ एक्स बराबर क्या होगा, माइनस ए, ठीक है, समझ गए। यहाँ एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज मीन पोजीशन, समझ गए। बेसिकली दोस्तों, आपको डायरेक्ट अगर याद करना है तो डायरेक्ट याद करिए, अब फॉर्मूले से निकालना चाहे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां से लेके यहां तक दोस्तों, ये जो टाइम टोटल टाइम लगता है T/4 लगता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पेंडुलम शुरू होता है, कैसे होता है, यहां से शुरू हुआ, समझ लीजिए यहां से शुरू हुआ, ऐसे आया मीन पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन शुरू हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, और सॉरी मीन पोजीशन पे आया, कैसे गया, फिर से ध्यान से सुनिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका पेंडुलम होता है, पहले मीन पोजीशन शुरू हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से आते हुए कहाँ गया, मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से आपका गया कहाँ पे, आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से आपका कहाँ आया, मीन पोजीशन पे। तो ये एक तरफ का ग्राफ बन गया, समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो एक मान लीजिए ग्राफ मैं बना रहा हूँ वेव का, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। यहां से शुरू किया, मीन पोजीशन से शुरू किया, आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, T/2 पे, फिर आया मीन पोजीशन पे, फिर कहाँ आया, मीन पोजीशन पे, कितने पे आया, यहाँ पे T/4 पे आता है, कहाँ पे आता है, T/4 पे आता है, सॉरी, कहाँ पे एक्सट्रीम पे जाता है, T/4 पे, फिर मीन पोजीशन पे आता है कितना, T/2 पे, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, दैट इज 3T/4 होता है दोस्तों, कितना होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ लिख देते हैं ऊपर की तरफ, 3T/4 होता है, और मीन पोजीशन पे आता है दोस्तों कितना, T, ठीक है। तो यहां से यहां तक का एक टाइम पीरियड होता है, समझ गए। तो बेसिकली यहां से शुरू हुआ T/4, फिर अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए, सिर्फ मीन पोजीशन से गया और आधी पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन उसकी आधी हाफ डिस्टेंस कवर किया, तो वहां पे कितना टाइम लगा, तो वहां पे हो जाए T/12 लगता है, कितना लगता है, T/12 लगता है, इसका टाइम 1 है। और दूसरे टाइम के लिए अगर अनदर टाइम लगता है, कितना लगता है, T/6 लगता है, कितना लगता है, T/6 लगता है। बेसिकली यहाँ मान लीजिए जीरो जीरो एक्सेलरेशन, सॉरी जीरो वेलोसिटी थी, मीन पोजीशन में कितनी थी वेलोसिटी, सॉरी मीन पोजीशन में मैक्सिमम कुछ वेलोसिटी थी, मीन पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी रही होगी, कुछ वेलोसिटी से आया, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मैं ये क्या क्या बोला हूँ, यहाँ से कुछ वेलोसिटी रही होगी तो यहाँ पे गया, फिर और यहाँ पे गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन एसिलरेशन है, ठीक है।
बेसिकली एसिलरेशन है, एसिलरेशन का डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन का, वो मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है और वेलोसिटी की वजह से ये चली जा रही थी। मतलब ये क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था बेसिकली दोस्तों, रिटार्डेशन हो रहा था। वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को जीरो कर रहा था कौन, एसिलरेशन। तो कौन कर रहा था, मैक्सिमम पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, कौन कर रहा था, एसिलरेशन कर रहा था मैक्सिमम पोजीशन पर, ठीक है। फिर आपका एसिलरेशन का भी डायरेक्शन इधर और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इधर, तो एक मैक्सिमम डायरेक्शन पे आती है यहाँ पे, समझ गए, आई होप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम टू समझ लीजिए ये कितना है, t/6 लगता है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे दोस्तों, आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा जाता है दोस्तों कि ये बताइए t1 प्लस t2 टोटल टाइम कितना हुआ, t/4 होता है। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक लगने में t/4 होता है। t1 की पता हो गया, t2 पता हो गया। अब ये पूछता है t1 और t2 में क्या रिलेशन होता है, t2 बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ t1, t2 बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ t1 होता है। ये आपको अगर पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है दोस्तों, एट द नीट के लेवल पे, ठीक है। बाकी आप जेई के लेवल हो तो आपको आना चाहिए कैसे आ रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ ये कहाँ से कहाँ कैसे हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली दोस्तों इसमें दोस्तों बेसिकली कुछ नहीं है, आपको बस टॉर्च मारना है, लाइट मारना है, ठीक है, लाइट मारना है। मैं ये कैसे बता रहा हूँ, आइए एक नेक्स्ट पेज लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन एक सर्कुलर मोशन पे होता है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये अपना क्या है, मेन पोजीशन है दोस्तों, और मैं यहाँ से नीचे से एक टॉर्च मार रहा हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे ओ ऑरिजिन है, यहाँ से पॉइंट मार रहा हूँ, एक फ्लैश लाइट मार रहा हूँ। तो जो इसका शैडो है कहाँ बनेगा, बेसिकली इस पोजीशन पे बनेगा, इस पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। मैं इसको और उधर ले गया, इधर बन गया, थोड़ा सा इस तरफ ले गया, एक्स एक्सिस है ये, प्लस एक्सिस ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब इस तरफ ले गया मैं यहाँ पे लाइट टॉर्च मारता हूँ तो इसका इमेज कुछ इस तरफ बनता है, इस तरफ ले जाता हूँ तो इसका इमेज कुछ इस तरफ बनता है, और इस तरफ ले जाता हूँ तो इसका इमेज कुछ यहाँ बनता है, और यहाँ पे आ जाता है तो फिर यहीं पे बनेगा। टॉर्च मारोगे तो वहीं बन जाएगा। क्या होता है, जैसे सनलाइट होता है तो एक समय पे चलता है, तो जब सुबह होती है तो हम लोग की इमेज बहुत बड़ी सी बनती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती होते होते आती है, तो और जब दोपहर के 12 बजते हैं, कड़ी दोपहर में, तो हम लोग की जो हाइट होती है एकदम छोटी हो जाती है, एकदम नील हो जाती है, ऐसे उसी पे बनने लगती है दोस्तों। आप ध्यान से देखे होगे तो बेसिकली वही करना है, टॉर्च मार के ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब इन सब पॉइंट को क्या करना है, आपको सिंपली जोड़ देना है, या उसे यहाँ पे आपको जोड़ देना है बेसिकली, ठीक है। जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है। अब मीन पोजीशन से सबको जोड़ दीजिए, इस वाले मीन पोजीशन इससे इससे जोड़ दीजिए, इसका मीन पोजीशन ये जोड़ दीजिए, और यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। और एक ऐसे यहाँ से जा रहा है ये वाला पॉइंट जोड़ दीजिए। तो यही होता है सिंपल, एक एंगल पे अगर हो रहा है तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन बट बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन दोस्तों। वो क्या था, वो एक पेरियोडिक मोशन था, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे टाइम बराबर जीरो पे शुरू हुआ है, और ये सारा खेल इस तरफ भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से पॉइंट मार लिए, मान लीजिए ऊपर से मार रहा हूँ, पहले मैं इस तरफ से मार रहा था, अब मैं ऊपर से मार रहा हूँ, तो ऐसे इस तरफ भी बन जाएगा दोस्तों। यहाँ है तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ है तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ है तो यहाँ बनेगा। ऐसे इस तरफ भी अगर मान लीजिए पार्टिकल किस तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा। बेसिकली एक एक पॉइंट पे ऐसे बनता रहेगा। और अगर उस ऊपर से मार रहे हो तो नीचे बनेगा, नीचे से मार रहे हो तो ऊपर बनेगा कुछ,
समझ रहे हो दोस्तों? समझ रहे हो? ये एक तरह का क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है? समझ रहे हो? एक पार्टिकल का कैसा मोशन हो रहा है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ विजुलाइज करके टॉर्च की मदद से दोस्तों, टॉर्च की मदद से। मान लीजिए लाइट जल रहा है और नीचे से ऐसे मारे और वो इमेज बन रहा है दोस्तों। वो जो इमेज बन रहा है या जो उसकी परछाई है जो वहां पे दिख रही है, वही वो दर्शा रहा है कि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको बता ही चुका हूं इस चैप्टर के अभी शुरू में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बट इट इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन दोस्तों। आई होप समझ गए हो गए दोस्तों। अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं ना, अपने पेज पे आते हैं, आइए बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। अगर फाइव बराबर जीरो है दैट इज मीन पोजीशन, अगर फाइव बाई टू है तो एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज 90 डिग्री, और फाइव बाई सिक्स है दोस्तों दैट इज हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, और फाइव बाई थ्री है तो दैट अनदर हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन हो जाता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, फाइव फाइव बराबर फाइव बाई फोर पे कहाँ होता है, दैट इज एक्स बराबर ए बाई रूट टू पे होता है। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। फाइव बराबर 45 पे कहाँ होता है, फाइव मतलब 45 डिग्री, या फाइव बराबर पाई बाई फोर पे कहाँ होता है, ए बराबर एक्स बराबर ए बाई रूट टू पे होता है अपना पार्टिकल। समझ गए? इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा अगर हम एक एंगल को मतलब एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे रखें तो। समझ गए? आइए बात करते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अंडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ एक्सट्रीम सिंपल हार्मोनिक मोशन दोस्तों। अब टी बराबर जीरो पे मैं इसको धीरे धीरे घुमा के ला रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यह क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मैं वो बना दिया हूँ, मैं यहाँ पे बनना चाहिए था कुछ इस तरह पे पॉइंट पे, यहाँ पे बनता। तो यहाँ से मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है तो यहाँ पे ये जो बन जाएगा क्या है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा थीटा। समझ गए? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाता है कितना डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से लेके ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछता है बेसिकली दोस्तों। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है यहाँ लेफ्ट ऑरिजिन पे। अगर राइट ऑरिजिन पे पूछा जाता है तो यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से यहाँ तक का अगर पूछा जाए तो x बराबर ए साइन ओमेगा टू लेफ्ट ऑरिजिन से, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा जाए तो ये x बराबर ए कॉस ओमेगा टी हो जाता है, दैट इज राइट ऑरिजिन। ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिजिन ये राइट ऑरिजिन का लिया जाता है। बेसिकली नीचे से लाइट मार रहे हो तो ऊपर की तरफ एक्स एक्स साइन थीटा, अगर ऊपर से लाइट मार रहे हो तो नीचे की तरफ आएगा ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ऊपर जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, ये याद रहेगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना दोस्तों, इसकी तो बात हम लोग कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले क्या करते हैं, ताला तोड़ेंगे और जूम कर लेंगे दोस्तों। लीजिए जूम कर लिया। बात करेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ ओमेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, एक मिनट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे आया ये इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, हमको लग रहा है पेन का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ये सही है। क्या मैं बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। अब v की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू पढ़े प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब जब v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो कुछ इसी तरह की इक्वेशन आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब x बराबर ए पे हो जाए, x बराबर ए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे करेंगे दोस्तों तो x बराबर ए, तो यहाँ पे x बराबर ए रखोगे तो ये जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। जहां पे वेलोसिटी जीरो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, आप ऐसे याद कर सकते हो, खोपड़िया में बैठा सकते हो दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, जब x बराबर जीरो हो, x बराबर जीरो मतलब ये जीरो टर्म हो जाए तो ओमेगा इंटू ए, यानी वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो आपको मैंने बताया था वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट अ मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू बताई थी, दैट इज ओमेगा इंटू ए। अब हाफ ओमेगा इंटू एस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे के की वैल्यू रख देंगे तो हाफ के ओ ए, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ के ए स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, कहाँ पे होगी बेसिकली, ये मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होगी दोस्तों, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होगी। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। बेसिकली ये ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ पे एक लाइन देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे x बराबर 0, एक्सट्रीम पोजीशन x बराबर a, यहाँ पे वेलोसिटी 0, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी 0, एक्सट्रीम पोजीशन, तो जहां वेलोसिटी 0 वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम दैट इज ओमेगा इंटू ए, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जाहिर सी बात है। तो कुछ इसका अगर ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे तो कुछ इस तरह आएगा, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, और यहाँ पे एक्सट्रीम पे 0, एक्सट्रीम पे 0, एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगा दोस्तों। फिर इस तरह नहीं, कुछ इस तरह से डायग्राम बनता हुआ नजर आएगा दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का अगर रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज हाफ के ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपको याद होना चाहिए। बेसिकली इसका जब ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी और टाइम का, तो कुछ इस तरह से आएगा, कहां पे, पहले जब देखिए क्या मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम आपका मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, कहाँ है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। फिर जीरो कहाँ हो रहा है आपका, एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज टी बाई फोर पे, फिर आपका एक बार फिर मैक्सिमम हो रहा है दैट इज टी बाई टू, टी बाई टू पे फिर मैक्सिमम हो रहा है, समझ गए। फिर एक बार जीरो हो रहा है दैट इज टी बाई फोर, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, फिर आपका मैक्सिमम हो रहा है दैट इज मीन पोजीशन, दैट इज टाइम पीरियड, जो फिर से लौट के आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ से गया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ से लौटा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ से गया एक्सट्रीम, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ से ऐसे आया, कुछ इस तरह से हो रहा है। इसका ग्राफ समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। आइए बात करिए पोटेंशियल एनर्जी की, बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, क्या होती है एम ओमेगा स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला होना चाहिए, लर्न होना चाहिए बेसिकली दोस्तों, ठीक है। नोट, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, जब इस इक्वेशन पे रखेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए, एक हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ के कट जाएगा, हाफ हाफ के कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आएगा a बाई रूट टू। द पोजिशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बराबर, मतलब ऐसा पोजीशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो, वो पोजीशन होती है x बराबर a बाई रूट टू, और ये कहाँ होती है बेसिकली फाई बराबर पाई बाई फोर पे होती है। अभी मैं आपको जस्ट बता के आया हूं, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का पढ़ के ऐसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अब बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे, अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आपका मीन पोजीशन पे होगी। मीन पोजीशन बोले तो एक्स, मीन पोजीशन बोले तो एक्स बराबर जीरो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे एक्स बराबर जीरो रखो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी ना दोस्तों। और मैक्सिमम कहाँ होगी, जब एक्स बराबर ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, समझ गए। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा। आइए बात करते हैं, ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिलेशन क्या कहलाता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम की। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ टी जीरो होती है। बेसिकली आप ऑरिजिन से शुरू किए, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे जीरो होती है, फिर आपका एक टी बाई फोर टाइम आता है, जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो, वहां वहां पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर आपका टी बाई टू पे आता है, वहां पे जीरो हो जाएगा, फिर आपका थ्री बाई टू पे आता है जहां एक्सट्रीम पोजीशन वहां पे मैक्सिमम, फिर आपका क्या होता है जीरो हो जा रहा है, समझ गए।
आइए बात करते हैं ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आईआईटी जे, इवन द बोर्ड ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, क्लास 11 के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम को होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिखा रही है कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ दिखा रही है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, सॉरी मीन पोजीशन पे। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। और जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, जहां काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, दैट इज द डिस्टेंस इज एक्स बराबर ए बाय रूट टू पे। एक्स बराबर ए बाय रूट टू, दैट इज 45 डिग्री पे ये दोनों का होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दैट इज पाई बाई 4 पे होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं वो पॉइंट भी लिख दिया हूँ कहाँ पे बराबर होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है। तो टोटल एनर्जी जब इनको प्लस करोगे तो हाफ के ए स्क्वायर आएगी, क्या आएगी, हाफ के ए स्क्वायर आएगी। ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे, अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होता है। ये आपको आपके खोपड़िया में बैठ जाना चाहिए। सिंपल एनर्जी में सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, टोटल एनर्जी का रिलेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है दोस्तों। अब इसका रेशियो पूछा जाता है, आइए देखते हैं रेशियो। रेशियो क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के ए स्क्वायर करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। स्टेप टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या है, पहला, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर एफ नेट इज जीरो। एक ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढिए जहां पे एफ नेट क्या हो, जीरो हो ऑन बॉडी पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करेंगे, डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली, थोड़ा सा है स्लाइटली से डिस्प्लेस करिए फ्रॉम मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करिए एंड फाइंड नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। अब उस पे नेट फोर्स निकालिए। ठीक है, पहले मीन पोजीशन जहां पे एफ नेट जीरो हो वो पॉइंट खोजिए, दूसरा थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उस पे फोर्स निकालिए कहाँ पे वो फोर्स हो रहा है, और तीसरा पॉइंट है एफ नेट फोर्स इज फॉर्म ऑफ एफ बराबर माइनस के एक्स। और जो फोर्स होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए, एफ बराबर माइनस के एक्स के फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अपना एक चौथा पॉइंट है दोस्तों जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इसमें मेंशन कर देता हूं दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, दैट इज एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं, एम ओमेगा स्क्वायर होती है, ये तो अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, यहां से ओमेगा की वैल्यू की बात करेंगे, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, रूट में के बाई एम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां से टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है कि नहीं होता है। अब ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख दीजिए और आप आंसर आ जाएगा। तो इस फोटो को पहले मैं ऊपर रख देता हूं और फिर मैं ये आंसर लाता हूं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई रूट में क्या, अभी ऊपर चला जाएगा तो एम बाई के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे दोस्तों, जो कुछ पॉइंट को छोड़ के कुछ जो उसका अलग केस पढ़ लेंगे जिसका एक्सेप्शन होता है, लेकिन लगभग लगभग सभी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका टाइम पीरियड की वैल्यू इसी से निकालेंगे, टी बराबर 2 पाई एम बाई के से निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब के की वैल्यू डिफर करेगा, के की वैल्यू डिफर कर सकता है बेसिकली दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो अभी मैं बात कर लेंगे कहाँ पे डिफर करेगा, लेकिन और जगह जब एंगल पे कुछ एंगल पे कर रहे हैं, कुछ
थीटा से स्ट्रेच कर दे रहे हैं कुछ, मतलब उसे हम खींच दे रहे हैं डिस्टेंस पे, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज टाइम पीरियड 2 पाई बाई अंडर रूट एम बाई के ही आएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर देंगे दोस्तों। लीजिए जूम कर दिया, ठीक है, जूम कर दिया। तो बात करेंगे क्या, सिंपल पेंडुलम दोस्तों। सिंपल पेंडुलम आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एल लेंथ, यहाँ पे मास है, थीटा एंगल पे एल बाई, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब ये मास को इधर लटकेंगे तो इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा और इधर लगेगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे होगे कैसे कैसे बात कर रहा है। अगर नहीं समझ आया तो आइए मैं समझा देता हूँ, आइए मैं समझा देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये इसे लिख सकते हैं एक्स बाई एल। एक्स क्या है, ये वाला डिस्टेंस, एल क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और थीटा कहाँ से है, यहाँ से। साइन थीटा के सामने वाला है, देखिए जो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज होता है, जो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा एक्स बाई एल हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई एल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्स बराबर एम जी साइन थीटा होता है, फोर्स बराबर एम जी साइन थीटा होता है दोस्तों, या एम जी साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं एम जी बराबर एम जी इंटू एक्स बाई एल लिख सकते हैं, एम जी क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एल लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एफ बराबर क्या है, एफ बराबर क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है। अब टाइम टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई एम बाई के, या टाइम पीरियड बराबर 2 बाई एल बाई जी इफेक्टिव होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी इफेक्टिव होता है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के, टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट एल के होता। हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या है, आगे है नोट, नोट पॉइंट क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है अंडर रूट 2 जी एच होती है दोस्तों। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, अंडर रूट 2 जी एच। जब क्या होता है, जब मान लीजिए कोई ड्रॉप को, कोई बॉल है या कोई स्टोन है, उसे मैं छोड़ता हूँ कुछ हाइट से, तो कितनी हाइट, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से उसे अटेन कर सकती है, दैट इज अंडर रूट 2 जी एच, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का, यहाँ पे देखिए जी का इनवर्सली, तो रूट में जी ऑफ अर्थ और जी ऑफ प्लैनेट का कर देंगे दोस्तों। ठीक है, बेसिकली एक टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का दिया रहेगा और जी ऑफ अर्थ दिया रहेगा, तो वहां पे आप जी ऑफ प्लैनेट के बारे में भी बता देगा कि जी कितना जी है, तो आपको वहां से टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट निकालना है। ये टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट या टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दिया रहेगा, तो वहां से जी ऑफ प्लैनेट के बारे में पूछ लेगा, तो आपको ये भी निकाल लेंगे। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव की बात करते हैं। जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए बेसिकली एक एक एसिलेटर है, एक मान लीजिए एसिलरेटर है, ठीक है, उसमें मास मैंने एक लटका दिया है, मास एम जी, और मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूँ, उस एसिलेटर को ऊपर ले जा रहा हूँ ए एसिलरेशन से, ए एसिलरेशन से ऊपर ले जा रहा हूँ, तो बेसिकली उसका जो जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और एक एम जी, एक एक्सीलरेशन में मैंने एक मास को लटका दिया तो उस पर एम जी लग रहा है, और उसे मैं ए एक्सीलरेशन से नीचे ले आ रहा हूँ, तो उसका जी इफेक्टिव लगता है बेसिकली जी इंटू ए, जी इंटू ए होता है। ठीक है, जी इंटू ए होता है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे एम नहीं रहेगा, जी इंटू ए होता है। ठीक है, एम तो फोर्स की बात आ जाएगी। ठीक है, समझिए, आई होप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए एक एक्सीलरेटर है और एक एक एक्सीलरेटर है, या मान लीजिए एक ट्रक है, बेसिकली एक ट्रक है, ये ट्रक है, ये ट्रक वाला केस है दोस्तों। एक ट्रक है, वो एक ए एक्सीलरेशन से इस तरफ जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टली की तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसका एक्सीलरेशन ए है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, ए है। ठीक है, और उस पे मास लटका दी है एम, उस पे मास लटका दिए हैं एम, और उस पे नीचे लगेगा एम जी, और जब ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगता है एम ए पीछे की तरफ, स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, एम ए पीछे की तरफ, जो उसे बैलेंस करेगा, और उसके नेट फोर्स लगेगा, तो वहां पे जी इफेक्टिव आता है रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आता है, रूट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आता है। आई होप समझ गए होंगे। अगर इतना समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे, नोट पॉइंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट बात करते हैं। इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सेकेंड पेंडुलम इज
अगर सेकंड पेंडुलम देन इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अगर क्वेश्चन में सेकंड पेंडुलम का टाइम देन पूछा जाए, मतलब सेकंड पेंडुलम का अगर क्वेश्चन में गिवन है, इफ इन क्वेश्चन गिवन सेकंड पेंडुलम, दूसरा पेंडुलम दिया है, देन इट्स टाइम पीरियड दैट इज 2 सेकंड, तब वहां पे कैसे निकालेंगे? ये सब बात हो गई है। क्या बोला? अगर क्वेश्चन में सेकंड पेंडुलम का बात किया है तो वहां पे उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पेंडुलम। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है तो वहां पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है, कुछ एंगल थीटा पे। एक इंक्लाइन प्लेन है, कुछ एंगल थीटा पे, उस पे एक हम लटका एक हम क्या रख दे रहे हैं? बॉक्स रख दे रहे हैं, एक बॉक्स रख दे रहे हैं, और उस बॉक्स में एक मास लटका दिए हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे मैं एक बॉक्स रख दे रहा हूं, उस बॉक्स में कुछ मास m लटका हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका जी इफेक्टिव जो होगा जी कॉस थीटा होगा। जी इफेक्टिव क्या होगा? जी कॉस थीटा होगा, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल जी कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। एल उसका डिस्टेंस हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, उसमें हम ऑसिलेशन की बात करते हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है Q यहाँ पे, और वहां पे उसकी तरफ अबे पॉजिटिव चार्ज से अबे लगती है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है QE, फोर्स लग रहा है QE, और नीचे की तरफ लग रहा है mg। तो यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो वहां से जी इफेक्टिव क्या आएगा दोस्तों? जी इफेक्टिव आएगा जी माइनस क्यू ई अपॉन में एम। जी इफेक्टिव में क्या आएगा? जी माइनस क्यू ई अपॉन में एम आ जाता है बेसिकली दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? टाइम पीरियड इंक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो क्लॉक स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब, तो जो पहले जल्दी जल्दी से हो रहा था, अब वो इतना धीरे धीरे से हो रहा है, टाइम पीरियड उसका इंक्रीज हो गया है। टाइम पीरियड इंक्रीज मतलब क्लॉक स्लो हो गया है ना। क्लॉक स्लो हो गया मतलब लॉस इन टाइम हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस इन टाइम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वैसा होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। टेम्परेचर की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है, एक चार्ज है एम, एक चार्ज है, एक मास है एम, उसका चार्ज है क्यू। ठीक है, एक मास है एम, उसका चार्ज है क्यू, वैसे उसमें भी अब इस पे mg लग रहा है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ही है। mg नीचे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड लगा दे रहे हैं, तब वहां पे जी इफेक्टिव हो जाएगा। जी मतलब उसी की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जी प्लस क्यू ई अपॉन में एम। जब उसी की डायरेक्शन में लगा देंगे तो जी इफेक्टिव जी प्लस क्यू ई अपॉन में एम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? टाइम पीरियड डिक्रीज। टाइम पीरियड डिक्रीज मतलब जल्दी जल्दी से हो रहा है। क्या टाइम पीरियड डिक्रीज मतलब? ये जल्दी जल्दी से ऑसिलेट कर रहा है। जल्दी जल्दी से ऑसिलेट करने का मतलब क्या हुआ? क्लॉक फास्ट हो गया दोस्तों। अब क्लॉक फास्ट होने का मतलब ये हो गया गेन इन टाइम हो गया ना। क्लॉक फास्ट मतलब गेन इन टाइम हो गया। मान लीजिए एक मान लीजिए एक मास है m और उसका चार्ज है q। मान लीजिए एक मास है m और चार्ज है q, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब हॉरिजेंटली डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हॉरिजेंटली डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एस लगा रहे हैं, तो चार्ज का क्यू, चार्ज फोर्स इक्वल टू क्यू ई हो जाता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे F बराबर क्यू ई होता है, ये फोर्स होता है। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे mg नीचे फोर्स लग रहा है, इसका नेट फोर्स जो होता है इस तरफ लगेगा। इसके एक मतलब एक स्ट्रेट ट्रायंगल में। ठीक है, जो नेट लगता है इसका, और मतलब ये 90 डिग्री में इसका जो ये यहाँ पे लगेगा, नेट लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसका जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगा रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब क्लॉक फास्ट, क्लॉक फास्ट मतलब गेन इन टाइम हो रहा है ना दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ, किसकी बात करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टू पाई सॉरी, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट में एल बाई जी होता है। 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी होता है दोस्तों। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो देख रहे हो डायरेक्टली रिलेशन है, तो लेंथ भी इंक्रीज करेगा। लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो मतलब देख रहे होगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो लेंथ भी इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ भी इंक्रीज करेगा, और क्या करेगा?
आपका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब हुआ क्लॉक स्लो हो गया दोस्तों। क्लॉक क्या हो गया? स्लो हो गया आपका। क्लॉक जो जल्दी जल्दी चल रहा था अब वो धीमे धीमे चलेगा। ठीक है, क्लॉक स्लो होने का मतलब लॉस इन टाइम हो रहा है ना। क्लॉक स्लो का मतलब लॉस इन टाइम। अगर मान लीजिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, उसका मतलब टाइम पीरियड भी कम डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से क्लॉक फास्ट हो जाएगा, यहाँ से क्लॉक क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। क्लॉक फास्ट मतलब गेन इन टाइम हो जाएगा। क्लॉक फास्ट मतलब गेन इन टाइम हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर बाय थीटा द टाइम पीरियड चेंजेस, दैट इज डेल्टा टी अपॉन में टी, या टी बराबर हाफ अल्फा टी इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पे टी क्या है? टाइम पीरियड है। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। टाइम पीरियड बता दे। और चेंज इन थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर होता है दोस्तों। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इससे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? लॉस और गेन इन टाइम। लॉस और गेन इन टाइम क्या होता है? डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी कितना लॉस और टाइम गेन हो रहा है? डेल्टा टी अपॉन में टी बराबर डेल्टा टी अपॉन में टी। ये डेल्टा टी क्या होता है? टाइम होता है, और डेल्टा टी टाइम पीरियड होता है दोस्तों। ठीक है, टाइम पीरियड अपॉन में टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन में टाइम पीरियड होता है। ठीक है, आई होप समझ गए। ओके, आइए आगे बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली इसमें एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एक एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है दोस्तों। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बराबर एफ बराबर माइनस के इंटू थीटा होता है, और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है के इंटू थीटा होता है। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। या एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा? एम की जगह आई आता है। आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई बाई के होता है। आई आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए। जैसे जैसे कि मैं आपको अगर आपको रॉड का पूछूं तो आपको कमेंट करना होगा रॉड का क्या होता है। मैं बता भी दे रहा हूँ। रॉड का बेसिकली अगर इसके सेंटर से होके जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाई 12 होता है, और उसकी अगर इंड से जा रहा है तो उसका ml²बाई 3 होता है। ऐसे अगर रिंग है, रिंग का थ्रू अगर उसके सेंटर ऑफ मास से होते हुए जा रहा है तो mr² होता है, और उसके डायमीटर से होते हुए जा रहा है तो mr² बाई 2 होता है। mr² बाई 2 होता है। ठीक है, बेसिकली डायमीटर इस तरह से होता है। ठीक है, अगर उसके डायमीटर से जा रहा है तो mr² बाई 2 होता है। ऐसे ऐसे ही अगर आपका एक हॉलो स्फेयर है तो क्या होगा? हॉलो स्फेयर होता है तब क्या होगा? हॉलो स्फेयर है, ठीक है, इसका होता है 2/3 सेंटर से 2/3 mr² होता है बेसिकली। और सॉलिड स्फेयर होता है तो क्या होता है? 5/2 5/2/5 सॉरी 2/5 mr² होता है। 2/5 mr² होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम की बात करते हैं। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड बॉडी है, वहां उसको मैं एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया और उसे रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है, समझ लो ये एक कंपाउंड बॉडी है, इसे मैं एक फिक्स कर दिया अपने हाथ से, और मैं इसे ऐसे 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 रोटेट करा रहा हूँ। समझ गए? ये भी क्या हो गया आपका? एक कंपाउंड सिस्टम हो गया, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे टाउ बराबर हो गया के इंटू थीटा। टाउ बराबर क्या हो गया? के इंटू थीटा। बेसिकली यहाँ पे एंगुलर बात आ गई। ठीक है, जब एंगुलर की बात आ गई तो के बराबर होता है mgl। यहाँ पे के बराबर क्या होता है? mgl। और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आई बाई के, या टाइप इसे के की जगह रखोगे 2 पाई अंडर रूट में IMGL हो जाता है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर इतना पता है तो आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं जो अपना है बेसिकली। एक मिनट दोस्तों, अपना एक पेज छूट गया लग रहा है। एक मिनट दोस्तों, मे बी आई हैव सम। यस दोस्तों, यस दोस्तों, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस दोस्तों, सॉरी फॉर दिस। मैं इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे ताला तोड़ेंगे और इसे जूम कर देते हैं। उतना समझ में आया ना दोस्तों? आइए इसको भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं,
छूट गया तो क्या हुआ इस वीडियो में बात कर लेंगे। मास ऑफ स्प्रिंग सिस्टम के ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली एक स्प्रिंग है, उससे मास एम लटका दिए हैं, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। खींच लिया कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस खींच लिया, ठीक है, एक एक्स डिस्टेंस खींच लिया। लेकिन अभी मन मेरा और नहीं भरा, मैं उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक खींच रहा हूँ, ये खींच और खींच लिया दोस्तों, एक्स खींचा था और एक्स खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स बराबर एम जी हो जाता है, के एक्स बराबर, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर के एक्स बराबर एम जी हो जाता है, समझिए। अगर टोटल की बात करेंगे यहाँ पे टू एक्स नॉट हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं टू एक्स नॉट की, बस यहाँ पे के एक्स नॉट बराबर एम जी हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली एम जी की वजह से कुछ चेंज आएगी चेंज में, लेकिन मैंने और खींच दिया तो एक्स डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे के एक्स नॉट प्लस एक्स आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। अगर इस केस में, अगर यहाँ पे सॉरी इस केस में एफ नेट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मान लीजिए कुछ मास जब लटकाओगे तो एक जब तनेगा तो वो एक उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्या कर रहे हो आप, उस पर और फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है। अब छोड़ोगे तो फिर ऐसे ऐसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन ना, यही तो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी हो जाता है, समझ गए, आई होप समझ गए, ओके। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे बेसिकली आपको एक रिलेशन याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या है आपका, ए आपका एम्पलीट्यूड है दोस्तों, ए वन ए टू बराबर ओमेगा टू अपॉन में ओमेगा वन, टाइम पीरियड वन अपॉन में टाइम पीरियड टू, रूट में एम वन अपॉन में रूट में एम टू, एम क्या है, मास है, ऐसे आई वन बाई आई टू हो जाएगा, रूट में के टू अपॉन में के वन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली रिलेशन पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ऐसे लेंथ का भी आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं वो नहीं लिखा हूँ, आप अभी इतना तो कर लोगे ना यार, इतना बता दिए हो तो इतना आ ही जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे इस पेज पे बात करते हैं कैसे। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उसको मैं यहाँ से, एक मेरा वॉल है, ये मान लीजिए मेरा वॉल है, ये क्या है, एक वॉल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ मास पे ऐसे लटका उसके कुछ मास से जोड़ दे रहा हूँ। अब मेरा मन कर रहा है इसको मैं खींच दूं, ठीक है, इसको मैं खींचूं। अब मैं खींचने के बाद क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इलोंगेशन कर रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग का इलोंगेशन कर रहा हूँ, और छोड़ूंगा फिर जू 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 ऐसे करेगा, ये तो फिक्स है, जू 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 ऐसे करेगा, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। लेकिन एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, उससे मैं मास एम, एक स्प्रिंग है, उससे मैं मास एम को जोड़ दे रहा हूँ, और मैं उसे दबा रहा हूँ, दबा दे रहा हूँ, उसको एकदम चिपका दे रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, कंप्रेशन कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, कंप्रेशन, फिर छोड़ूंगा, जू 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 ऐसे हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है आपका, एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढिए, दूसरा एफ नेट जीरो होना चाहिए, तीसरा एफ बराबर एक्स होना चाहिए, टाइम पीरियड बराबर होता है टू पाई अंडर रूट में एम बाई क्यू होता है। ये थर्ड की बात करते हैं, कुछ इंक्लाइन प्लेन से। अब कुछ इंक्लाइन प्लेन पे है, मान लीजिए कुछ इंक्लाइन प्लेन पे है, मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग को यहाँ से अपने मास को ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, मास मास है, यहाँ पे मास है, बॉक्स है, उसमें इस पे लगाया हूँ। अब इसे क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग से छोड़ूंगा तो ये कंप्रेस होगा ना दोस्तों, कंप्रेस होगा, तो यहाँ पे जू 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 ऐसे करेगा स्प्रिंग पे, तो वहां पे भी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, टी टी बराबर टू पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा। सेम इन ऑल केस, सेम इन ऑल केस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे दोस्तों इस केस में के एक्स बराबर एम जी साइन थीटा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, जो दोस्तों मैं बताया था टी बराबर टू पाई अंडर रूट एम बाई के, ये कुछ जगह वायलेट होता है दोस्तों, कुछ जगह ये यूज नहीं होता है, वो कहाँ होता है, ये इस वाले केस में होता है, फोर्थ केस में। बेसिकली जब जब आपका क्या हुआ, एक स्प्रिंग एक कॉर्ड से, एक कॉर्ड से बांध दिया जाए, एक स्प्रिंग को कॉर्ड से बांध दी जाए और उस पर एक एम मास फिक्स कर दिया जाए दोस्तों। अब ये मास जो होता है, ये रोटेट करेगा, ये मास जो है नीचे लाना चाहेगा इस रॉड को, इसको घुमाना चाहेगा, तो और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रस्सी से इसे फिक्स कर दिया, तो ये नाचेगा, बेसिकली ये रोटेटिंग मोशन है। अब ये नाचेगा तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, टी टी बराबर टू पाई अंडर रूट
4m हो जाता है। कितना हो जाएगा 4m बाई के, तो यानी 4 पाई अंडर रूट में 4 पाई अंडर रूट में m बाई के हो जाता है। बेसिकली ये निकालना पड़ता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको ये केस के माध्यम से करा दिया हूँ। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना। तभी तो मैं कहूँ दोस्तों इतना जल्दी कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं, आइए जल्दी से करना कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग अगर सीरीज में कंबाइन हुआ है तब क्या होगा दोस्तों, ये देखिए K1 K2 और एक मास है, तो इसका के इक्विवेलेंट जो निकलता है 1/में K1 प्लस 1/में K2, या पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन जो वहां पे रेजिस्टेंस में लगता है K1 K2/में K1 प्लस K2 हो जाता है। यहाँ पे के इक्विवेलेंट जब निकाल लोगे तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दोगे, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बाई के इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो यहाँ रख दोगे, बेसिकली आ जाएगा आपका। स्पेशल केस की बात करते हैं। इफ बोथ के आर सेम, अगर दोनों के सेम है तो के इक्विवेलेंट के बाई एन हो जाता है। ठीक है, के बाई एन हो जाता है, दैट इज के बाई 2 हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे। सीरीज वाले केस में के बाई एन हो जाता है। पैरेलल केस में बात कर लेते हैं। पैरेलल केस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको याद होना चाहिए कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। एक ही मास से जब दोनों स्प्रिंग जुड़े रहते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक ही मास को सीरीज में जोड़े होते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। K1 K2, यहाँ पे के इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2 हो जाता है, उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ये सीरीज वाला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट लगा दोगे तो आ जाएगा। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। एक इस तरह का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको सीरीज, ये आप सीरीज ना समझ लीजिए, ये पैरेलल है, क्योंकि एक मास से दो अलग अलग जुड़े हैं ना दोस्तों, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी पैरेलल का तो आप पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 पाई टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ सीरीज, अंडर रूट में के ऑफ सीरीज अपॉन में के ऑफ पैरेलल की बात कर लेंगे। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। इससे एक आप क्वेश्चन तो बन ही जाता है दोस्तों। स्प्रिंग कटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। अभी ये आ जानिए, एक स्प्रिंग है दोस्तों, उसे मैं अगर जितने इक्वल पार्ट में, यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल क्योंकि फेमस लैंग्वेज है। क्या है, जितने पीस में स्प्रिंग को डिवाइड करोगे उतना गुना स्प्रिंग कांस्टेंट के विल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितने पीसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट काटोगे उतना गुना के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। समझ गए, हर एक स्प्रिंग की के की वैल्यू उतना इंक्रीज कर दी जाएगी, ईच के की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। जैसे एल लेंथ का है के इक्विवेलेंट, उसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे मान लो एन एल भागों में डिवाइड करे, एल बाई एन, तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट जो होगा एन इंटू के हो जाएगा, एन इंटू के। मतलब अगर 4 भागों में डिवाइड करो तो के 4 के हो जाएगा, अगर 8 भागों में तो 8 के हो जाएगा। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। अगर ऐसे 100 भागों में डिवाइड कर रहे होगे तो वो 100 के बराबर आ जाएगा के इक्विवेलेंट। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। आइए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, इसकी बात हो गई थी, तो आइए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे काला को तोड़ेंगे और उसे जूम कर लेंगे दोस्तों। लीजिए जूम कर लिया। बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द बॉडी इंटरनल्स अलोंग एनी कॉर्ड्स इंक्लूडिंग डायमीटर ऑफ अर्थ। पहले डायमीटर की बात करते हैं। एक अर्थ है, उसमें मैं डायमीटर के लॉन्ग कट कर दे रहा हूँ, डायमीटर के लॉन्ग एक होल कर दे रहा हूँ अर्थ में। ठीक है, अब वहां पे एक मास को ड्रॉप कर दे रहा हूँ, पहले मास यहाँ पे जाएगा और वहां पे टू एंड फ्रो मोशन होता है। बेसिकली यहाँ सेंटर से डालेगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी में फंस जाएगा। मान लो एक अर्थ के नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे हमें होल कर दे रहा हूँ, और एक एक बंदे को उसमें डाल दे रहा हूँ, तो वो उसी में ऐसे डांस करता रहेगा, ऊपर नीचे, पहले नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल फिर बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, बेसिकली ऐसे करना नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है दोस्तों। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में आर बाई जी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशन में मैं बता चुका हूँ। ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 84.6 मिनट होता है दोस्तों। टाइम पीरियड कितना होता है, 84.6 मिनट होता है। ठीक है, अगर अनदर कॉर्ड से काट रहा हूं तब क्या होगा, उसका टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, आप कहाँ भी काटो, लेकिन यहाँ पे इसका फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 84.6 आएगा। कहीं कॉर्ड से काटिए, कहीं टेंजेंशियल से काटिए, कहीं से भी काटिए, उसका वैल्यू वही आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। आइए आगे बात करते हैं।
टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं। जब कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तब वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के होता है। के की जगह यहाँ पे लिखेंगे रो ए जी। क्या लिखेंगे? रो ए जी। ठीक है, टाइम पीरियड। और यहाँ पे एरियल, यहाँ पे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एल। मास है ना, तो मास को क्या लिख सकते हैं? बेसिकली मास को लिख सकते हैं एरियल। एरियल को क्लियर क्या सिग्मा लिखते हैं? सिग्मा मास बाई एरिया होता है, मास बाई एरिया होता है। तो मास को सिग्मा इंटू ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से ए कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा एल अपॉन में रो इंटू जी बचेगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगी। और या लिख सकते हो टाइम पीरियड बराबर, मेन ये है दोस्तों, याद करिए, जब फ्लोटिंग बॉडी होती है, जब फ्लोटिंग बॉडी होती है, ये आपको याद रहना चाहिए, इक्वेशन डायरेक्ट याद हो जाएगा। या तो ये वाला या तो ये वाला, दैट इज दैट इज टाइम पीरियड बाय 2 पाई अंडर रूट में एच बाई जी होता है, एच बाई जी होता है। ठीक है, इफ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर बॉडी को स्लाइटली मीन पोजीशन में डिस्प्लेस करा दोगे तब वहां पे क्या होगा? रो एस एच एस, ये वाला फॉर्मूला प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, रो एस एच एस बराबर रो एफ एच एफ एफ, मतलब रो बॉडी का एच बॉडी के बराबर रो ऑफ फ्लूइड और एच ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड का हाइट है। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। यहां से आप उसका निकाल सकते हो और वहां पे फॉर्मूले में रख सकते हो, तो वहां से टाइम पीरियड आपका आ जाएगा। ऑसिलेशन, और अभी बात करते हैं ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम में ऑसिलेशन कैसे होगा? मान लीजिए इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, तो वहां पे टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम रो ए जी ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। मान लीजिए थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट में रो 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन में 2 रो ए जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा 2 ए रो जी हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना दोस्तों। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सम डायरेक्शन में, देखिए इन सेम डायरेक्शन, सॉरी इन सेम डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं, मान लीजिए A1 इसका रिजल्टेंट है, A2 इसका रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड 2 है, इसका x1 है, इसका x2 है, तो यहाँ पे ये एक्स आर रिजल्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट। डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट कैसे आएगा? x1 प्लस x2, यहाँ पे A1 साइन ओमेगा 2, यहाँ पे आएगा A2 साइन ओमेगा 2 प्लस फाइव आ जाएगा। यहाँ से एक्स आर आएगा जो डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट आएगा, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट प्लस एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में ओमेगा 2 प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी फॉर दिस, बेसिकली फादर जी का कॉल आ रहा है और मैं उठा नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं अभी पढ़ा के फिर बात कर लेंगे। आगे बात करते हैं। नोट एक्सप्रेशन क्या है? x1 एंड x2 आर इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है? ओमेगा टी शुड बी इन पॉजिटिव। ओमेगा टी किसमें होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। फ्री ऑसिलेशन क्या है? नेचुरल, वहां पे नेचुरल होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल वाइब्रेशन या नेचुरल ऑसिलेशन होता है। फ्री वाइब्रेशन कहाँ होता है? नेचुरल वाइब्रेशन या नेचुरल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट होता है। नो फ्रिक्शन विस्कस, नो फ्रिक्शन या नो विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन और कोई विस्कस फोर्स नहीं होता है दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। द फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। पहला, नेचुरल वाइब्रेशन होना चाहिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई विस्कस फोर्स नहीं। तीसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कैसे होनी चाहिए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दोस्तों। कुछ इस तरह का इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो कट गया है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। ये भी कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए, बाकी आपके सिलेबस में हट चुका है। डैम्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। ऑसिलेशन इज प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऑसिलेशन इज ए प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऑसिलेशन किसके कारण होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो। और फ्री ऑसिलेशन कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स ना प्रेजेंट हो। ऑसिलेशन विल नॉट कंटिन्यू फोर्स, ऑसिलेशन कंटिन्यूअस नहीं होता दोस्तों, कंटिन्यूअस फोर्स नहीं होता है। एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीजेस विद टाइम,
एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, मतलब एनर्जी भी उसकी डिक्रीज होती जा रही है। एनर्जी विल बी वेस्टेड या डिक्रीज होती जाएगी। समझ गए? ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे इसका कम होता जा रहा है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है टाइम के साथ। डैम्पिंग फोर्स F बराबर माइनस बी इंटू वी होता है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। ए बराबर ए नॉट ई की पावर आर टी होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। आइए बात करते हैं। एनर्जी डिक्रीजेस विथ टाइम, ई बराबर ई नॉट ई की पावर आर टी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज ऑलवेज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज ऑलवेज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला दिया है बेसिकली, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता भी है दोस्तों। ओमेगा बराबर क्या होता है? अंडर रूट में के बाई एम। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये बराबर एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ ओमेगा बराबर एम बाई के हो जाएगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, सॉरी पहले टाइम पीरियड लिख लेता हूँ। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? टू पाई बाई ओमेगा होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो टू पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा की जगह जब रखोगे तो ये आएगा, सॉरी यहाँ पे वंस अगेन फॉर दिस, यहाँ पे देखेंगे टू पाई, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एम बाई के हो जाएगा। हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगी? वन बाई टाइम पीरियड होती है, तो वन बाई टू पाई अंडर रूट में के बाई एम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। यही तो है बात। समझ गए? ये फ्रीक्वेंसी की बात कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। बहुत छोटी पॉइंट और बात, बढ़िया बात क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए एक बड़ा लेंथ और छोटा लेंथ की बात किया है, एन बड़ा लेंथ का टाइम पीरियड और एन छोटा लेंथ का टाइम पीरियड जब दिया है, तो एन प्लस वन इंटू टी एस कर देंगे। इससे डायरेक्ट आपका आ जाएगा एन, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है तो टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल बड़ा लेंथ, एन प्लस वन एल अपॉन में जी, ये छोटा लेंथ लिख लेंगे। ठीक है, इससे आपका बड़ा लेंथ या छोटा लेंथ का रिलेशन आ जाता है। और बाकी इसकी बात तो मैं कर ही चुका हूं दोस्तों, शुरू में ही कर दिया। कौन पीरियोडिक मोशन, कौन ऑसिलेटरी मोशन। चलिए आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अपना ये चैप्टर हो जाता है समाप्त दोस्तों। क्या हो जाता है? समाप्त। आज समाप्त हो जाता है तो क्या मैं देता हूं आपको बेसिकली एक बढ़िया सा प्यारा प्यारा सा थैंक यू देना चाहता हूं दोस्तों। प्यारा प्यारा से क्या दूंगा? थैंक यू दूंगा। और एक राजा बाबू वाली प्यारी सी एक आपको स्माइल देना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने फादर और अपना नाम रोशन करते रहिए बिना किसी ओवरलोड के दोस्तों। ठीक है, एकदम मस्त मौला इंसान बनिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं लाइफ में, तो ज्यादा ना सोचते हुए अपने काम पे फोकस रखिए। जो अपना कर्म कर रहे हैं, जो मतलब आपका जो बेसिकली होना चाहिए, जो आपका डेली का जो, जब आपको लाइफ मिला है जीने का, हर दिन आपको एक नया लाइफ मिल रहा है दोस्तों, उसे यूटिलाइज करिए, सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए दोस्तों। ऐसा बैठे ना रहिए। ठीक है, अपना टाइम सही मैनेज करिए दोस्तों, ऐसा वेस्ट मत करिए। क्योंकि आजकल जो जेन जी जनरेशन चल रहा है दोस्तों, जो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि स्क्रॉल करते हुए बड़ा ही टाइम अच्छा लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये क्या कर दिया मैंने। बाकी आप समझदार हो, समझते हो, इतना समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एज यू नो वी आर द सेम। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।